हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं RBSC राजस्थान बोर्ड में जो अर्थशास्त्र की 11वीं कक्षा की पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसके दूसरे चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये किताब NCERT की बुक है, इसलिए ये कक्षा 12वीं CBSE के स्कूल्स में भी चलती है। तो इसलिए वे बच्चे जो CBSE क्लास 12th में हैं या वे बच्चे जो RBSC 11th क्लास में हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अर्थशास्त्र का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को, जो कि है मोनिका मैम्स इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर और बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की है। ये पूरी बुक हम इसी तरीके से कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सेकंड चैप्टर में हम किन बातों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अध्ययन के बाद आप क्या जान सकेंगे? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को जानेंगे कि क्या लक्ष्य थे, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनाई गईं। साथ ही हम जानेंगे वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि और उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियां क्या थीं। इसके साथ ही हम समझेंगे एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुण और सीमाएं क्या क्या हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये सेकंड चैप्टर। जैसा कि शुरू में ही इस पिंक बॉक्स में दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया था। इसमें ये बताया गया था कि भारत में योजना का उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। तो बच्चों, स्पष्ट है कि हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की गईं, उसका मुख्य उद्देश्य ऐसी विकास प्रक्रिया को प्रारंभ करना था जिससे लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे और लोग समृद्धि एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के अवसर प्राप्त कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ है परिचय, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं, जैसा कि हमने कक्षा 10 में भी पढ़ा है इसके बारे में, और आगे भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियां होती हैं। पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों को भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के अतिव्याधी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। उनके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक बनेगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। ये बच्चों, सरकार ने इसके लिए क्या किया? योजना बनाई, और इसमें कहा गया कि सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। तो बच्चों, ये जो परिचय है इसमें कुछ बातें हमें स्पष्ट हुई। पहली बात तो आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और हमने 200 वर्षों की जो ब्रिटिशर्स की गुलामी थी उससे मुक्ति पाई थी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक सबसे बड़ी चिंता ये थी कि भारत को किस तरह का देश बनाना है। अब बहुत सोच समझ के निर्णय लेने थे, वो भी देश के जो नेता थे, जो कर्णधार थे, उनको ये निर्णय लेना था कि वो किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। क्या वो पूंजीपतियों के हित का भारत बनाना चाहते हैं या सर्वजन कल्याण के लिए भारत बनाना चाहते हैं। तो ये एक समस्या थी कि उन्हें देखना था कि वो किस तरह का, क्या वो तेज़ी से विकास करने वाला भारत बनाना चाहते हैं या फिर वो धीरे धीरे मंद गति से विकास की ओर अग्रसर होता हुआ भारत बनाना चाहते हैं। तो बच्चों, ये एक बड़ी समस्या किसके सामने थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने थी। जैसा कि आपको पता ही है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन्हें यूँ तो समाजवाद बहुत अच्छा लगता था। समाजवाद, देखिए बेटा, अर्थव्यवस्थाएं कई तरह की होती हैं। जो आर्थिक प्रणालियां हैं वह कई तरीके की होती हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर जो उत्पत्ति के साधन होते हैं और जो भी संसाधन होते हैं उन पर किसका आधिपत्य होता है? पूंजीपतियों का। और सरकार उत्पादन से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करती और पूंजीपति अपने लाभ को ध्यान में रख कर के उत्पादन करता है। तो इसमें अच्छी बात तो ये होती है कि उत्पादन बहुत अधिक होता है और जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उन्हें शुरू में सस्ते दामों पर भी सामान मिल जाता है और इससे देश भी विकास करता है। लेकिन इसमें एक बुराई क्या आ जाती है कि इसमें श्रमिकों का शोषण होता है पूंजीवाद में। इसलिए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो पूंजीवाद के पक्ष में तो हरगिज़ नहीं थे। अब आती है दूसरी, जिसे हम कहते हैं समाजवाद। समाजवाद में संपत्ति पर जो अधिकार होता है वो होता है सरकार का। तो जो भूतपूर्व सोवियत संघ था वहाँ पर क्या था कि खेत, कारखाने सभी कुछ सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी समाजवाद तो चाहते थे, लेकिन ऐसा समाजवाद नहीं चाहते थे कि सभी कुछ सरकार का हो जाए। और यूँ तो एक अच्छी बात होती है कि सब कुछ सरकार का होता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी को भोजन, वस्त्र, आवास जैसी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराए। और ऐसे में लोग बिना किसी भेदभाव के काम करते हैं और जो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जैसी जो बुराइयां पनपने लगती हैं पूंजीवाद में, वो इस समाजवाद में नहीं पनपती हैं। लेकिन बेटा, इसमें एक बुराई भी ये होती है कि सभी को निश्चित मात्रा में सैलरी मिल रही होती है, किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता और ऐसे में विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है। तो नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि हम इस तरह का समाजवाद अपनाएं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि इन दोनों का एक मिश्रित स्वरूप अपनाने की बात कही। तो आगे देखिए, जैसा कि लिखा है, लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों को के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तब भारत में लोगों की अपनी संपत्ति थी और कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि जैसे सोवियत संघ में सारी संपत्ति सरकार की है, तो ऐसा कोई भी नागरिक इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि वो अपनी संपत्ति को क्या परिवर्तित कर देता है कि सारी संपत्ति गवर्नमेंट की है। तो ये एक मुश्किल काम भी था, ना सिर्फ इसके दोष थे बल्कि ये एक अपने भारत जैसे देश के लिए एक मुश्किल काम भी था कि हम पूरी की पूरी जितने भी देश में लोग हैं उनसे कहें कि अब आप अपनी संपत्ति आपकी नहीं रह गई, ये सब तो सरकार की है। तो निश्चित रूप से कई लोगों की बहुत सारी संपत्ति थी तो उन्हें कष्ट होना स्वाभाविक ही था, इसलिए इसे व्यवहारिक रूप में अपना पाना इतना आसान नहीं था।
नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवादी तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। अब बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद की अतिवादी व्याख्या, यानी जिसमें बुराइयां भरी हैं, पूंजीवाद है तो वो भी कट्टर पूंजीवाद, या समाजवाद है तो वो भी है एकदम कट्टर समाजवाद। तो ऐसे में क्या था, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये अतिवादी जो पूंजीवाद और समाजवाद था वो देश के लिए और समाज के लिए घातक था। इसलिए उसके बदले में एक विकल्प खोजा गया। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया, यूँ तो उनको अच्छा लगता था कि समाजवाद में सभी बराबर होते हैं, सरकार की सारी संपत्ति होती है, कोई धनी नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सबको उनके कार्य के अनुसार प्रतिफल मिलता है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता क्योंकि सरकार ही डिसाइड करती है और समान कार्य के लिए समान मजदूरी मिलती है, तो इसमें श्रमिकों का शोषण नहीं होता। तो निश्चित रूप से नेहरू जी को और जो अन्य चिंतक थे उनको समाजवाद पसंद था, फिर भी उन्होंने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त हो। तो उन्होंने क्या किया, समाजवाद तो अपनाया लेकिन उसकी जो बुराइयां थीं उनको दूर रखा और जो उसकी अच्छाइयां थीं उससे युक्त होना चाहिए। इसके अनुसार उन्होंने जो समाजवाद अपनाया वो कैसा था, इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो बच्चों, कैसा समाजवाद था उनका, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, यानी सर्वाधिक देश में उत्पादन करने का कार्य कौन करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब आप जानते हैं, यानी सरकार का क्षेत्रक, यानी जो सभी के हित के लिए कार्य करने वाली सरकार है उसके पास सबसे अधिक शक्तियां होंगी, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं कि सब कुछ सरकार का हो जाएगा, बल्कि निजी संपत्ति भी होगी और लोकतंत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हम अपने देश को क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जनता ही सरकार का चयन करती है, यानी अपने नेता का चयन हम चुनाव के माध्यम से करते हैं। तो इस बात के लिए वो तैयार हुए या उन्होंने इस तरह के जो सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, उसको स्वीकार किया, जिसमें हम एक ऐसे समाजवाद को अपनाने जा रहे थे जिसमें निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान था। तो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। साथ में इन्होंने क्या कहा, सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। अब जब ये डिसाइड हो गया तो ये भी डिसाइड हुआ कि सरकार क्या करेगी, यहाँ पर सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो सरकार योजना बनाई जाएगी उसमें कौन शामिल होगा, निजी क्षेत्र भी शामिल होगा, उसको उसकी योजना के अनुसार ही कार्य करना होगा। ये क्यों किया उन्होंने, जो देश की बहुसंख्यक गरीब और जो बेहद बुरी हालत में जो जनसंख्या थी उसकी हितों की रक्षा हो सके, इसलिए इस तरह का प्रावधान किया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव याद रखना है, 1948 में पहला औद्योगिक नीति हमारे देश में उसका प्रस्ताव रखा गया था। और जो भारतीय संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं उसका भी यही दृष्टिकोण है कि क्या होगा कि सबके भले के लिए काम किया जाएगा, सरकार योजनाएं बनाएगी और सब मिलकर उसको सहयोग करेंगे। सब अर्थात निजी क्षेत्र को भी उसको सहयोग करना पड़ेगा। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना हुई और इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। तो बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है कि 1950 में 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे, श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उनकी अध्यक्षता में, अर्थात वो अध्यक्ष थे और एक आयोग बना जो क्या कहलाया, योजना आयोग। और
योजना आयोग का काम क्या था? 5-5 साल की योजनाएं बनाना, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने योजनाएं बनाई जो कि होती हैं 20 वर्षीय या दीर्घकालिक योजनाएं भी होती हैं, वो भी बनाने का काम ये जो योजना आयोग होता है उसके द्वारा ही किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसमें से बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो जो कि आपने देखा कौन सा बन गया है आपका इसमें, कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और क्यों, या ये बात आप समझा देंगे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया या समाजवाद की ओर झुकी हुई मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें योजना निर्माण का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तथा निजी क्षेत्र उसका सहयोग करता है। तो ये एक आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाता है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो उसमें आपको बताना है 1948 में हुआ था। फिर आपको अगला क्वेश्चन होता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था। अब योजना आयोग को भंग करके ध्यान रखिएगा नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो अब तक योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। और प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसलिए पहला जो योजना आयोग के अध्यक्ष बने वही बने थे। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। आखिर क्या सोच करके पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, क्या उद्देश्य थे जिन्हें प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? तो चलिए एक बार रीडिंग करते हैं। किसी योजना के स्पष्टता निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिसको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध ना हो। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, अगर हम कोई योजना बना रहे हैं, योजना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या होता है? एक कोई निर्दिष्ट लक्ष्य होता है ना, कि भाई मैं ये प्लान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से हर एक योजना का क्या होता है? एक स्पष्ट और निर्दिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य हैं? देखिए यहाँ पर एक साथ लिख दिया है, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। वर्तमान में इसमें पूर्ण रोजगार भी जोड़ दिया गया है। तो इसलिए अभी आपकी बुक में चूँकि 4 ही लक्ष्य दिए हुए हैं, तो आप 4 ही लक्ष्य का अध्ययन कीजिए और इन्हें याद रखिए। पहला है समृद्धि, दूसरा है आधुनिकीकरण, तीसरा है आत्मनिर्भरता और चौथा है समानता। तो बच्चों, ये जो चारों उद्देश्य हैं वो कैसे होने चाहिए? वो जब बनाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में कहीं दूसरे लक्ष्य के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़ रहा हो। जैसे हम एक तरफ बोलें कि हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे, दूसरी तरफ हम क्या करें? आधुनिकीकरण के नाम पर ढेर सारी विदेशों से आयात करने लगे चीज़ों का और वस्तुओं का। तो ऐसे में ये 2 लक्ष्य एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। तो योजना के लक्ष्य किस प्रकार के होने चाहिए कि एक दूसरे के विरोधी ना हो, उनमें आपस में कोई अंतर्विरोध ना हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समृद्धि, जो कि पहला लक्ष्य है। इसका अर्थ है देश में वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग और सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? जीडीपी। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। ऐसा इसमें लिखा है, पर आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि ये डेफिनेशन गलत है।
अब गलत क्यों है? क्योंकि जीडीपी सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य नहीं होता, बल्कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। जैसा कि कक्षा 10 में भी हमने पढ़ा है कि जीडीपी की परिभाषा क्या है? एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो आपको इसी रूप में इसको लिखना है। यदि जीडीपी का कोई केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधता पूर्वक जीवन यापन करना है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, तो वस्तु एवं सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक हैं कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ देशों में सेवा क्षेत्रक की वृद्धि से इसमें अधिक योगदान करती है। तो बच्चों, अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी अध्ययन करें, ठीक से इसको समझें कि समृद्धि का क्या आशय है। समृद्धि का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी देश में वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाए, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने लायक बन जाएं, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की अधिक दक्षता है। तो बेटा, यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि अगर हम समृद्धि कह रहे हैं तो समृद्धि कैसे आएगी? उत्पादक पूंजी का अधिक भंडार हो जाए, यानी जो हमारे पास मशीनें हैं वो सब ज़्यादा हो जाएं, जिससे बहुत सारा उत्पादन बढ़ सके। इसके साथ ही परिवहन की सुविधाएं अच्छी हो जाएं, बैंकिंग आदि जो सेवाएं हैं जो कि उत्पादन में सहायता करती हैं वो सब अच्छी हो जाएं, और साथ में सहायक सेवाओं का विस्तार हो जाए, या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि हो जाए, यानी वो ज़्यादा स्किल्ड हो जाएं कि ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम हो जाएं। तो ऐसे में क्या होगा? जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोगों को क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उपभोग के लिए प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, और यही तो समृद्धि की निशानी है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक किसे माना गया है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को माना गया है। अभी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? अभी अभी मैंने आपको समझा दिया। एक देश में, या आप लिख सकते हैं एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है ना? सीधी सादी बिल्कुल सरल सी परिभाषा। तो आप इसे अपनी नोट्स की कॉपी में नोट करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो इसमें एक शब्द आता है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि वही उपभोक्ता के पास पहुंचती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि उत्पादक के पास पहुंचती हैं, और वो इनका रूप परिवर्तन करके उन्हें बाजार में बेचता है। तो बच्चों, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। तो मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स, और जो अंतिम वस्तुएं हैं फाइनल गुड्स कहलाती हैं इंग्लिश में। तो जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी की जगह आपको यहाँ पर क्या करना है? सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य का योग होता है। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा, यानी अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि देश में समृद्धि आ रही है। अब बच्चों, इसकी तुलना किससे करिए? केक से। जैसे आपके घर में मम्मी ने एक छोटा सा केक बनाया है तो हर एक को क्या मिलेगा? छोटा छोटा पीस मिलेगा। लेकिन अगर केक का साइज़ बड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? सभी को बड़ा बड़ा पीस मिलेगा। और अगर लोग ज़्यादा भी हो जाएं, कई बार ऐसा भी होता है कि केक भी बड़ा बनाया है और लोग भी थोड़े बढ़ गए हैं, तो भी सबको बड़ा बड़ा पीस मिल जा रहा है। तो इसका मतलब अगर जीडीपी केक के समान है तो इसका मतलब जीडीपी अगर बढ़ेगी तो सभी के पास सभी की इनकम बढ़ जाएगी, और जब सभी की इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? वो उपभोग बढ़ा देंगे, तो अधिक से अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? जनता देश की समृद्ध हो जाएगी और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना शुरू कर पाएगी।
यानी जो जो उनको आवश्यकता की वस्तुएं हैं उसके अकॉर्डिंग वो वस्तुओं का क्रय कर पाएंगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, यानी जीवन स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो ये माना गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना ही क्या है जी, समृद्धि है। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, यही समृद्धि का मुख्य लक्ष्य था। खासकर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को हम समृद्धि कहते हैं। और समृद्धि का प्रभाव क्या पड़ता है लोगों पर? लोगों के उपभोग में वृद्धि होती है और उनका जीवन स्तर उच्च हो जाता है। तो बच्चों ये एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में कि हम अपने देश में क्या करेंगे, अधिक से अधिक वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करेंगे, जिससे लोगों का जीवन स्तर उच्च हो सके और वो बेहतर तरीके से जीवन यापन कर पाएँ। तो यही समृद्धि है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है, महालनोबिस भारतीय योजनाओं के निर्माता माने गए हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उनमें सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें हम बोलते हैं पीसी महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ था। इसमें भारतीय योजनाओं के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए गए थे। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके विचारों पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, भारतीय योजना का निर्माता किसे माना गया है? हाँ, किसे माना गया है? पीसी महालनोबिस जी को माना गया है। ये इनकी जीवनी दी हुई है, जो कि हम इसको भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आप इसकी एक रीडिंग लगाएंगे और इनकी जो मुख्य सफलताएं हैं, जो जो इनके अचीवमेंट्स हैं, वो आप एक नोट्स कॉपी में नोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन इस पार्ट में बनता है, योजना क्या है? योजना क्या बताती है? योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा विशेष उद्देश्य होते हैं, जिसको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। यानी क्या बात हुई, योजना क्या होती है? योजना क्या बता रही होती है, किस बात की व्याख्या कर रही होती है? कि देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं और एक निर्दिष्ट समयावधि में इन उद्देश्यों को प्राप्त भी करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती हैं और इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणीय देश पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। हमारे योजनाओं के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया है, अपितु उसमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख किया है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि जो 20 वर्ष के लिए योजनाएं बनाती है सरकार, उसे क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यानी जो परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाएं हैं, जो कि 20 वर्ष के लिए बनी हैं, उनमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको प्राप्त करने में सहायक कौन सी योजनाएं होती हैं? पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। तो वो उसका आधार का काम करती हैं। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उनके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में से कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार के बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। बच्चों यही बात कि देखिए, यदि प्रौद्योगिकी आ जाती है, नई नई तकनीकें आ जाती हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि श्रम की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम आधुनिकीकरण को अपनाते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं, तो उससे जो रोज़गार बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम से हाथ भी धोना पड़ सकता है।
तो आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है, यानी वो लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए कोई और रोजगार के अवसर ढूंढने पड़ेंगे और उन्हें भी काम पर लगाना पड़ेगा। तो यह कार्य इतना सहज नहीं होता। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। तो बच्चों, समय समय पर जो योजनाएं बनती हैं उनमें एक पर्टिकुलर एक लक्ष्य लिया जाता है और उस पर जोर दिया जाता है, उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। एक साथ एक ही समय में सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की जा सकती। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह ना तो संभव है और ना ही आवश्यक। हालांकि पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह इसमें पूरी तरह से विफल रहा था। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर है। इसका मतलब सभी चीज़ों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। कुछ चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को शामिल करना चाहिए कि सरकार उनके ऊपर योजना बनाए और उन्हें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करे। बाकियों को मार्केट पर छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो प्रथम लक्ष्य है पंचवर्षीय योजना का, जो कि हमने समृद्धि के बारे में पढ़ा और किस तरह की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। चारों लक्ष्यों के नाम हमने पढ़ लिए हैं कि समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, ये 4 लक्ष्य हैं जिसमें से आज हमने समृद्धि पर अध्ययन किया। और अगले वीडियो के पार्ट में हम पढ़ेंगे आधुनिकीकरण के बारे में। तो आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, अगर ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, छोटे छोटे नोट्स अपने हर एक चैप्टर के साथ में नोट्स बनाइए। जैसे जैसे आपके चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, इन नोट्स से ही आपको पूरी स्टडी हो जानी चाहिए कि आपको बार बार बुक्स को उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो बने रहिए इसी प्रकार से आगे भी मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहाँ गया? हटता? हाँ, गया आपका वीडियो। नहीं, ऐसा नहीं। अरे हाँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ, गया, निकल लिया, भूल जाइए आप उसको।